नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 15 देखा था। यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और कमेंट में जाएंगे तो सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी हमने वैसे अलग से बना रखी है। तो जो सेट हम देखेंगे स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 40 तक आपके जो प्रश्न हैं वो आपके मैथ और रीजनिंग के, जिनको सबसे लास्ट में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 41 से, जहां से हमारे जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट हुए और हम चलेंगे 120 तक और उसके बाद वापस से आएंगे 1 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों पर। तो सबसे पहला 41 नंबर प्रश्न कि जो अंडा होता है उसको सिरके के विलयन में अगर 20 से 24 घंटे तक रखेंगे तो ऐसे में क्या होगा। ऐसे में ये होगा, जो अंडे का आवरण होता है ना, बाहरी आवरण जो देखते हैं वो आपका घुल जाएगा। ये इसमें देखने को मिलता है। अगर आपसे मैं कहूं कि अंडे का जो आवरण होता है ये किसका बना होता है, तो आप क्या कहेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो बना होता है। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है। और अगर मैं कहूं कि अंडे का जो छिलका है उसको एक सिरका में आप डाल दें तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। अच्छा, अंडा में किसकी मात्रा देखने को मिलती है? तो आपको पता है प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा स्रोत के रूप में जाना जाता है। बाकी सोयाबीन वगैरह में भी होता है, परंतु इसकी अगर बात करते हैं तो याद रख सकते हैं। और अंडा का सामान्य रूप से भी 3 भाग होते हैं। एक बाह्य परत होती है और जो उसके अंदर की प्रोटीन वाली परत होती है उसको कहते हैं एल्ब्यूमिन, और एक होता है योक, जिसको जो अंदर उसके पीला भाग होता है। अगला कह रहा है कि डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? ये आपका होता है प्लेटलेट्स। आपको पता है कि जब डेंगू रोग हो जाता है तो आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो कहते हैं ना, नारियल पानी पियो ताकि प्लेटलेट्स आपकी काउंट जो है वो बराबर बनी रहे। और बाकी दवा वगैरह तो चलती है। एक चीज ये भी समझिए कि जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसके प्रति 1 माइक्रोलीटर में मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या होती कितनी है? तो आप कहेंगे 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच में जो है ये होती है। और यही जो संख्या है जो चेक करके देखी जाती है कि कहीं कम तो नहीं हो रही है ये चीज। डेंगू ज्वर को एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? वो है हड्डी तोड़ बुखार करके। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार करके जो है वो कहते हैं। तो ये भी इसी का ही नाम है, कई बार पूछा जा चुका है। हड्डी तोड़ बुखार करके जो है वो जानते हैं। अगला देखते हैं आपका, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड जो होता है पालक में, ये होता है। आपको पता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में भी आपका ऑक्जेलिक एसिड ही आपको देखने को मिलता है। पालक में आप देखते हैं तो आयरन जो है वो मात्रा में पाया जाता है, या लोहे की कढ़ाई होती है उसमें आयरन होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है उसका यूज क्या होता है? तो कपड़े वगैरह पर, जैसे ये कोई कपड़ा है उस पर दाग धब्बे लग गए ना, तो उसको मिटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगर दही की बात करते हैं तो दही जो है इसमें कौन सा आपका अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है इसमें पाया जाता है। दही की बात हो या दूध की बात हो, दोनों आपका लैक्टिक अम्ल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला जो है वो आपसे पूछा गया है सही है। अब यहाँ पर अलग अलग आहार श्रृंखलाएं दे रखी हैं। इसमें से देखेंगे, अगर सही की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, कि जो घास है उसको चूहा और चूहा से सांप, सांप को बाज। देखिए, घास को चूहा खा रहा है, चूहे को सांप खा रहा है, सांप को बाज खा रहा है। ये वाली श्रृंखला आपकी सही हो जाएगी। और हरे पौधे को भोजन का क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। और उत्पादकों की संख्या किस पर? आप देखेंगे जो खाद्य श्रृंखला होती है ना उसमें सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं संख्या क्या होती है? धीरे धीरे घटती जाती है। तो वो भी आप देखते हैं, जो पूरी चैन होती है। उपभोक्ता के भी टाइप होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता में हम रखते हैं ऐसे जीव जो हरे पौधे को जो है वो खाते हैं, वो इसमें जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं द्वितीयक उपभोक्ता की, तो उसमें क्या आता है? उसमें वो जीव आते हैं जो इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। और तीसरे में क्या आता है? वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। इस तरीके से आपका ये क्रम चलता है। अगला कह रहा है गोइटर, गंडमाला, ये बीमारी जो होती है वो किसकी होती है? तो ये आपका थायराइड ग्रंथि की जो है वो बीमारी होती है। अगर देखते हैं भोजन में आपका आयोडीन की कमी है तो समझ लीजिए किसकी बात हो जाती है? तो ये बात हो जाती है घेंगा रोग की। ये आपको पता होना चाहिए। घेंगा रोग जो है इससे संबंधित होता है। और जो घेंगा रोग है इसी से ही आपका ये नाम जुड़ा हुआ है, गंडमाला या गोइटर करके। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 46 कि सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है। तो सौर सेल किस प्रकार करता है कार्य? ये जो सौर ऊर्जा होती है, जैसे मान लीजिए ये धूप है तो ये आपका क्या आ रही है? यहाँ से सौर ऊर्जा आ रही है। और ये सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? आपके यहाँ सौर प्लेनेट लगी होती है तो इसमें सौर प्लेनेट से आपकी ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो यही हो जाएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा।
अगला कह रहा है कि वायु की, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आपको बता चुके हैं, वो सिलिकॉन के वो लगे रहते हैं सर, वो आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, रंगहीन गैस भी होती है, और अणु सूत्र की बात करें तो इसका CO जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जठर अम्ल जो है डैश के द्वारा पेट में स्रावित होता है, तो किसके द्वारा? पेप्टिक जो कोशिकाएं होती हैं इसके द्वारा आपका स्रावित होता है। अगर हम आपका बात करते हैं, नहीं पेप्टिक क्यों, ऑप्शन में पार्श्विक भी तो दे रखा है, तो हम पार्श्विक कोशिकाओं के साथ जो है वो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो जठर रस होता है ये हल्का पीला रंग का, और प्रकृति क्या होती है इसकी? तो अम्लीय प्रकृति होती है। और कहां से आपका ये स्रावित होता है? तो जठर रस जो इसमें एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा है? पेप्सिन। और कौन सा? रेनिन। और यकृत से पित्तरस स्रावण होता है। तो बस दो तीन चीजें हैं, एक तो यकृत से स्रावित होता है ये, और दूसरा अगर बात करते हैं इसके संबंध में जो आपके एंजाइम है वो कौन से? तो मैंने दो बताए, एक आपका पेप्सिन और दूसरा आपका रेनिन। अगला कह रहा है कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है भूपर्पटी, इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न में भूपर्पटी कह रहा है, भूपर्पटी के आधार पर अलग है, और वैसे डायरेक्ट वायुमंडल में गैसेस पूछी जाती है वो अलग है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 46.60%, ये आपकी ऑक्सीजन की मात्रा है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा किसका आता है? तो सिलिकॉन का आता है। सिलिकॉन की मात्रा कितनी है? तो 27.672% करके ये आपका सिलिकॉन की मात्रा हो जाएगी। और पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी कहते हैं, ये जो यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा गया था। तीन आपको परत भी पता है, एक आपकी सियाल होती है, एक आपकी सीमा होती है, और एक आपकी निफे होती है। तो इसमें जो नाम है इसी से ही आपकी ये सभी तत्व हैं, जैसे सियाल में सिलिका है, Al से एल्यूमिनियम है, सिलिका है, Ma से मैग्नीशियम है, इसी प्रकार निकिल और Fe यानी कि लोहा। दही जमने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस करके जो आप नाम देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मानव शरीर में भी पाया जाता है और ये लाभदायक होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो जीवाणु है या बैक्टीरिया है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम आपने अवश्य सुना होगा, रिवाइज मैंने करा दिया, तो ध्यान रखिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है आपका नाम हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर डिटेल में क्वेश्चन बनता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये खोज इन्होंने जो की थी वो कब की थी, तो 1683 में जो है ये खोज इनके द्वारा जो है वो की गई थी। अच्छा, ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं, खोज भी इन्होंने की और ये आपके जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 पाउंड शहद बनाने के लिए जो मधुमक्खियां होती हैं उसको लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? तो कितने फूल आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लगभग 2 मिलियन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मधुमक्खियों की विशेषता कान नहीं होते हैं और एंटीना आप देखते हैं ना ऊपर से, उसी से ही ये स्पर्श की अनुभूति जो है वो करते हैं। अगला देखते हैं आपका कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि ऐसा क्या है उसमें? तो ये इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि ऑक्सीजन के निर्माण में आपका ये हेल्प करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन के निर्माण में ये जो है आपका हेल्प करते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा शैवाल को लेकर के ये आपको बता चुका हूं मैं कि ये आपके पर्णरहित युक्त, सरल, संवहन, ऊतक रहित और थैलोफाइट्स के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जो 3R होते हैं वो क्या होते हैं? तो एक से आपका होता है रिड्यूस, एक से होता है आपका रिसाइकिल और एक से होता है आपका रीयूज। एससीईआरटी उठा के देखिए चाहे एनसीईआरटी, हर जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। प्रतिक्रिया आपसे पूछी गई है कि PbO प्लस सी मिलकर के Pb+CO बना रहा है, तो आपसे ये पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, कि सी एक आपका अवकारक है। अवकारक में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है और जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो घट जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थलीय जो पारिस्थितिकी है उसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना जो है वो ग्रहण करते हैं? तो 1% ग्रहण करते हैं मात्र। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य जो है सबसे प्रमुख ऊर्जा के स्रोत के रूप में आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निर्जल वन प्रांत में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? ये रोए जो लिखा हुआ है ये आपका सही हो जाएगा। निर्जल वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे सुरक्षा के लिए जो आसपास छोटे छोटे
वो नहीं होते बाल टाइप के, रोए उन्हीं को ही कहते हैं, उसका यूज जो है ये करते हैं। अगला है कि हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, तो नदी में जल धाराओं से जो है वो कर सकते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। विद्युत आवेश की जब बात होती है तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। साइंस के आज भी क्वेश्चन कराए थे, देखा होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेरलिन जो है किसका एक प्रकार है, तो टेरलिन जो है वो पॉलिएस्टर का एक प्रकार है। सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। पॉलिएस्टर की जब बात होती है तो इसका यूज कहाँ होता है, तो कपड़ों के रूप में यूज होता है। इसके अलावा जो नाव होते हैं ना उनके ऊपर तिरपाल टाइप का लगा रहता है, उसमें इसका यूज होता है। और आप देखते हैं तो अग्निशमन जो होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उसमें आपका यूज होता है। ये सब इसमें आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो सेलुलोज होता है उससे बने कृत्रिम रेशों को क्या कहते हैं, तो उसको रेयॉन कहते हैं। ये भी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 59 कह रहा है कि जॉर्ज जोहान मेंडल इन्होंने किसके अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत जो है वो दिया था, तो मटर आपका सही हो जाएगा। जॉर्ज जोहान मेंडल मटर के अध्ययन से संबंधित हैं। मेंडल जी को आपको पता है कि क्या कहते हैं, तो आनुवांशिकता का पिता के नाम से जो है वो जानते हैं। आनुवांशिकता का पिता के नाम से जो है वो इनको जानते हैं। और साथ ही साथ डब्ल्यू वॉटसन की जब बात होती है तो उन्होंने जेनेटिक्स नाम जो है वो दिया था, उसका यूज किया था, वो भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि देखते हैं पुरुष के शिश्न का शिखर भाग जो है वो क्या कहलाता है, तो ये ग्लांस जो है वो आपका कहलाता है, ये सही हो जाएगा। और पुरुष में जो है जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण में जो है वो उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो आपकी कौन सी प्रकृति में आती है, तो आपको पता है कि स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वो किसकी प्रेजेंस को दर्शाते हैं, अम्ल की। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, लिटमस पेपर पे जब भी पूछा जाता है ना, तो जो लिटमस पेपर में अगर नीले से अम्ल में डुबोने पर नीले से वो लाल बदला जा रहा है तो वो अम्ल की प्रेजेंस को दर्शाता है। क्लियर है। और जब क्षार की बात होती है, क्षार जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्षार में सीन क्या होता है कि जो क्षारक होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, ये खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये नीले को लाल करते हैं। मतलब करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको एक लिक्विड दे दूं ऐसे ग्लास में भर के, आपसे पूछूं कि ये अम्ल है कि क्षार है, तो आप क्या करेंगे, लिटमस पेपर है ऐसे एक छोटी सी कागज की स्ट्रिप होती है, उसको आप इसमें डुबो कर देख लीजिए, कलर जिस हिसाब से चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। अगला कह रहा है कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक के रूप में इनमें से कौन से जाने जाते हैं, तो आपका हो जाएगा वह जहां पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता के लिए बेहतर मापक होते हैं कि वहां पाई जाने वाली कौन कौन सी प्रजातियां हैं, उनकी संख्या कितनी है, वो चीज। अगला कह रहा है मनुष्य में आमतौर पर कायिक जो गुणसूत्र है उसके जोड़ों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है 22 आपका ऑप्शन यहां पर जो है वो सही हो जाएगा। आपको पता है कि मनुष्य की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका 23 जो है वो जोड़ी गुणसूत्र में 22 जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान रहते हैं, और मनुष्य का जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसकी अगर बात करें तो वो आपका, या सीधे सीधे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फीमेल में जो है आपका रहता है एक्स एक्स करके, और मेल में जो आपका रहता है वो आपका रहता है एक्स वाई करके, और टोटल आपके 46 गुणसूत्र। गुणसूत्रों को ही कहते हैं वंशागति का वाहक के रूप में। अगला कह रहा है पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होता है, तो कौन इनमें से शामिल होता है, आपका ऑप्शन के जीवित जीव और भौतिक कारक, आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र की अगर बात करते हैं तो कई बार मैंने बताया कि ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो एजी टांसले के द्वारा जो है वो दिया गया था। इसमें जैविक घटक अजैविक घटक सब आ जाते हैं। जैविक घटक में क्या आता है, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक आता है। जैविक घटक जो आते हैं उसमें आपका उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक आता है, और जो अजैविक घटक होता है उसमें क्या आता है, उसमें बेसिकली वायु है या मृदा है, जल है, प्रकाश ऊर्जा है, ये सब आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जो सजीव हैं उनकी अगर बात करें तो उनको विटकर 1969 के द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत डैश समूहों में वर्गीकृत जो है वो किया जाता है। तो कौन से समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, आपका एक जो है यहाँ पर ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, ये भी समझिए कि
पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल क्या होता है, तो जीवित जीव होते हैं और भौतिक भौतिक कारक होते हैं। तो बाकी वैसे एक चीज ये भी समझिए कि एक नहीं 5 होना चाहिए ना, एक कहाँ से हो जाएगा, गलती से एक लगा दिया, 5 आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं ये चीज को आपको पता होना चाहिए। तो आपका एक मोनेरा संघ हो जाएगा, मोनेरा संघ ये आपका हो जाएगा। आपका प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा जो है ये हो जाएगा। फंगी आपका एक होता है, पादप आएगा इसमें, और आपका जंतु आएगा। अच्छा, मोनेरा जगत जो है इसमें आपके बेसिकली जीवाणु, नीलहरित, शैवाल ये सब आपके आते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो बटे हुए जो एग्जाम्पल होते हैं ना, कई बार क्वेश्चन उनसे बन जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों और द्रवों का सामान्य नाम जो है आपका क्या होता है। तो क्या होता है आपका, द्रव होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, गैस और द्रवों का सामान्य नाम। अगला क्वेश्चन है शुष्क शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से जो है वो बना हुआ है। तो ये आपका बना हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल का बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल को एक नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है, वो है आपका ऑयल ऑफ विटीरियल करके जो है इसको कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो H2SO4 जो है आपका होता है। HCl को क्या कहते हैं, तो HCl को कहते हैं म्यूरेटिक अम्ल। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। और HNO3 या नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो उसको कहते हैं एक्वा फोर्टिस। ऑक्जेलिक तो मैंने अभी बताया था कि टमाटर में पाया जाता है। अगला कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि ध्वनि के गुण होते हैं 3, एक तीव्रता या प्रबलता कह सकते हैं, तारत्व होता है, और एक उसकी गुणता होती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ये जो ओम मात्रक देख रहे हैं ये आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो ये जूल होती है, कार्य और ऊर्जा की इकाई। एम्पियर की बात करते हैं तो ये आपका विद्युत धारा हो जाएगा। विद्युत धारा जो है इसकी इकाई एम्पियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका है मेलाकाइट, ये किसका एक अयस्क है। तो मेलाकाइट ऑप्शन चारों में से अगर बात करते हैं तो ये आपका तांबा का जो है आपका अयस्क है। कॉपर के और भी अयस्क होते हैं, चेल्कोपाइराइट है, चेल्कोकाइट है, एजुराइट है, क्यूपराइट है, ये सब अयस्क होते हैं। और मेलाकाइट किसका है, तांबा का है। इसी को ही कहते हैं कॉपर, अलग ना समझ लीजिएगा। मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं तो मैग्नेसाइट है, डोलोसाइट है, ये सब इसके अयस्क हैं। रक्त का इनमें से कौन सा घटक है जो कि ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है, तो आरबीसी आपका ऑप्शन यहां पर सही होगा। आरबीसी घटक ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाने का या परिवहन का काम जो है वो करता है। बाकी आपको पता है कि जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, वो प्रतिरक्षा रोगों से लड़ने के लिए हेल्प करता है डब्ल्यूबीसी। अगला है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है ये आंखों से संबंधित होता है। किसका उपचार करता है, आंखों का। त्वचा से संबंधित क्या होता है, तो डर्मेटो, मैंने बताया ना त्वचा के लिए एक पाउडर आता था ठंडा ठंडा डर्मीकूल करके, तो डर्मेटो वर्ड उसी से याद रख सकते हैं। तो डर्मेटोलॉजी जो है आपका त्वचा के इलाज से संबंधित है। हड्डियों या अस्थियों की अगर आपका बात करें तो जो हड्डियों का डॉक्टर होता है ना उसको कहते हैं ऑर्थो। तो ऑर्थो से ही आपका है ऑर्थोपेडिशियन। तो ये आपको याद करने में आसानी हड्डियों वाली नहीं होगी। और यकृत के डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो हिपेटोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं। हड्डियां किसकी बनी होती हैं मनुष्य की, तो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो कौन सा इनमें से है, खसरा जो होता है ना ये विषाणुओं से होता है। विषाणु से जुकाम, एड्स है, पोलियो है, डेंगू ज्वर है, खसरा है, गलसुआ है, ये सब रोग होते हैं। अगला देखते हैं, वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण इनमें से किस प्रकार से झुकेगी। तो ये आपकी अभिलंब की ओर जो है वो झुकती है। आपको ये पता है ना कि जब एक किसी हम प्रिज्म को ऐसे बना लेते हैं, ये प्रिज्म आपको 3D होता है ना, तो इससे अगर आपका कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही है तो ये जाने के बाद आप देखेंगे, मान लीजिए इसको सीधे जाना चाहिए पर वो ऐसे ना जा करके अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। ये चीज यहाँ पर बात की गई है।
ये भी आपको पता है कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण, और अभिलंब एक तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला कह रहा है कि पीतल या ब्रॉन्ज के विषय में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो पीतल को लेकर के मैंने ट्रिक बताई थी पिताजी करके, आपको याद होगा, पिताजी करके बताई थी। पिताजी में क्या क्या था, तो पी से आपका पीतल हो जाता है, ता से आपका तांबा हो जाता है, और जा से आपका जिंक हो जाता है। तो ये इसका मिश्रण होता है, मिश्र धातुओं में आता है। अब ऑप्शन में यहां पर देखिए तांबा का ही दूसरा रूप कॉपर लिखा हुआ है, इसी को ही कहते हैं कॉपर, कोई तांबा। तो कॉपर और जस्ता जो है यहाँ पर जिंक के लिए लिखा है, तो इसका मिश्र धातु होता है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे कांसा है तो वो कॉपर और टिन का होता है, काटता करके ट्रिक बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से ऐसे दो जानवरों के समूह को आपको इसमें से चुनना है जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं और वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते हैं, काटते रहते हैं। तो ये हो जाएगा चूहा और गिलहरी। ये आपको देखने को मिलता है एनसीईआरटी में, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला कह रहा है भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी इनमें से कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे व्यापक रूप से आपकी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपको पता है दोमट मिट्टी के नाम से जो है वो जाना जाता है, दोमट मिट्टी। और इसके अलावा किस नाम से जानते हैं, तो इसी को ही कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, टा लिखा हुआ है, दोमट मिट्टी और आपका कछारी मिट्टी के नाम से जो है वो जानते हैं। बेसिकली नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई जाती है ना मिट्टी, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें आप देखेंगे किसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो पोटास की मात्रा जो है आपकी ज्यादा होती है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी में ही अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात होती है और नई की बात होती है, तो दोनों के अलग अलग नाम है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसको कहते हैं बांगर, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है इसको कहते हैं खादर। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों के अलग अलग नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता जो है आपका दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 मई को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में जो है राष्ट्रीय स्तर पर। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो शहीद दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है। अगला देखते हैं। बाकी इसमें जैसे वानिकी दिवस पूछा जा सकता है, ईवीएस आपके कोर्स में है, तो 21 मार्च को। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। तो ईवीएस आपके कोर्स में तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन है वो आपको क्लियर होने चाहिए। इनमें से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है, तो किसका नहीं है, काठी करके जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। काठी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका संबंध असम राज्य से जो है आपका नहीं है। काठी लोक नृत्य है कहाँ का, अगर ये असम का नहीं है तो ये एमपी का है। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का है काठी। बाकी जैसे अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, तो वहां पर आपका पंडवानी करके है, और कालबेलिया राजस्थान का है, तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था, तो किसके टाइम में हुआ था, ये हुआ था आपका हुमायूं के टाइम में। मुगल सम्राट हुमायूं की अगर बात करते हैं, तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग के रूप में कह सकते हैं। चित्रकला विभाग की स्थापना के तौर पर पूछते हैं तो वहां अकबर का नाम देखने को मिलता है, और जहांगीर जो था वो चित्रकला का विशेषज्ञ के रूप में जानते हैं। तो ये अलग अलग में अलग अलग पॉइंट हैं केवल चित्रकला को ही लेकर के। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ण काल अलग है और यहाँ पर जो बात हो रही है वो उद्गम की हो रही है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न में उद्गम पूछ रहा है इसलिए हुमायूं है, पर अगर प्रश्न में स्वर्ण काल पूछेगा तब आपको इसके साथ नहीं जाना है। स्वर्ण काल किसका, इस चित्रकला का, तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के टाइम को, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और स्थापत्य कला जब बात होती है तो शाहजहां के टाइम को। अच्छा, पटना कलम का पहला चित्रकार सेवक राम के रूप में जाने जाते थे। अगला कह रहा है कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से 52 उपनिषदों का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है दारा को, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप दारा सिकोह का जो गुरु के रूप में जाने जाते थे उनका नाम था मुल्ला शाह बदख्शी करके। और दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच एक युद्ध हुआ था, देवराई घाटी का युद्ध, वो आपसे पूछ लिया जाता है। अगला कह रहा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ स्थापित किया था? यह स्थापित किया था सूरत में। सूरत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में पहला कारखाना खोला था। और 1608 की जब बात होती है तब आपका अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी सूरत में। तो 1608 का ये जो है वो समय हो जाए। पहला कारखाना अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में खोला था मसूलीपट्टनम में, वो खोला था 1611 में। अगला देखते हैं, लोकसभा के लिए कितनी जो है वो कोरम है? तो कितनी कोरम है? कुल सदस्यों का 10वां भाग जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकसभा के लिए कोरम जो सदस्यों की बात होती है, कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। कौन से अनुच्छेद में कोरम को लेकर के बात की गई है? तो आर्टिकल 100 में इसको लेकर के बात की गई है। मैंने आपको बताया भी था कि 100 रुपए दिए जाते हैं, किसको दिए जाएंगे, निर्णय कौन करता है? घर का मुखिया करता है, उससे रिलेटेड। लोकसभा में कोरम जो होता है, जैसे 545 का 10 से डिवाइड करके निकाल लीजिए तो लगभग 55 सदस्य हो जाएंगे। ऐसे राज्यसभा में 245 से 10 डिवाइड करेंगे तो लगभग 25 सदस्यों का हो जाएगा। अगला कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा जो है वो है ही नहीं? तो कौन सी नहीं है? अंग्रेजी भाषा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा है नहीं है। और 8वीं अनुसूची के मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो पहले आपकी 14 हुआ करती थी, बाद में आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ जहां पर नमक को जोड़ा गया, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। और फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें आपका एमएचडी करके बताया था ना, महेंद्र सिंह धोनी करके। ये सब हम बता चुके हैं संविधान वाली मैराथन में, तो इसलिए हम कुछ चीजें लिख नहीं रहे हैं, केवल आपको बोलकर रिवाइज करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, इनमें से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है वो की गई थी? तो 1965 आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र था जो कि काला पानी के नाम से आपका जाना जाता था? तो ये था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसको क्या कहते थे? काला पानी के नाम से जो है वो जानते थे। काला पानी कठोर सजा के रूप में बेसिकली जाना जाता था। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय के रूप में जाना जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं आपका, इनमें से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो किसको जाता है? ये जाता है आपका कार्ल मार्क्स को। ध्यान दीजिएगा कि कार्ल मार्क्स जो हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद के श्रेयता के रूप में, या श्रेय जाता है ऐसे कहते हैं। इन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार दिया था। दास कैपिटल इनकी पुस्तक पूछी जाती है। एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक भी है इनकी पूछी जाती है, पर ज्यादातर जो पूछी जाती है वो दास कैपिटल पूछी जाती है। तो यहाँ लिख देते हैं पुस्तक का नाम दास कैपिटल, ये इनकी जो है वो पुस्तक का नाम। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? तो किसने किया था? इनका नाम था रजनी कोठारी करके। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका, बिहार के राज्य गीत यानी कि स्टेट सॉन्ग के रचयिता जो है वो कौन थे? तो बिहार राज्य के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यनारायण आपका यहाँ पर सही होगा। मेरे भारत के कंठहार, ये है बिहार का राज्य गीत। ध्यान रखिएगा, मेरे लिख देते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है तो क्या है? मेरे भारत के कंठहार, ये जो है गीत है राज्य गीत के रूप में। गाया किसने? तो ये आपके रचयिता कौन है? सत्यनारायण जी हैं। इसको 2012 में अपनाया गया था और तब से आपका ये चल रहा है। अगला देखते हैं आपका, अच्छा, बिहार के राज्य गीत को उदित नारायण नाम देखने को मिलता है और साथ ही साथ साधना सरगम जिन्होंने गाया है। ये तो केवल रचने वाले हैं, पर गाया किसने? उदित नारायण जी और इनके साथ साधना सरगम जी। अगला कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो किसका है? दमन दीव आपका ऑप्शन सही होगा। दमन दीव का लिंगानुपात कितना है? तो 618 आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका सबसे कम है। और अगर ये तो अगर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, अगर राज्यों में हम देखते हैं तो आपका किसका है? तो राज्यों में अगर बात करते हैं तो हरियाणा का है, मैं बता चुका हूं। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है और कितना है? तो
9 है, जब राज्यों की बात होगी उस कंडीशन में आप जाएंगे। और होता क्या लिंगानुपात, तो 1000 पुरुषों की संख्या के अनुपात में महिलाओं की संख्या जो होती है ना, उसको हम इसमें जो है वो काउंट करते हैं। अगला कह रहा है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इनमें से किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? चार्ल्स चार्ल्स मेटकाफ को जो है वो कहते हैं भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में। इन्होंने कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था 1835 से 1836 के बीच में, और इन्हीं को ही आपका जो समाचार पत्र हैं उनका मुक्तिदाता भी जो है वो कहा जाता है, वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। बाकी जो 91 प्रश्न है वो है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं वो कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? ऑप्शन में उत्तरांचल लिखा है, तो पहले नाम था तो उसके अकॉर्डिंग दिया गया, ठीक है उत्तरांचल के साथ जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका रखा गया है, और जिम कॉर्बेट बनाया कब गया था? 1936 में जो है वो बनाया गया था, और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क के रूप में भी इसको हम जानते हैं। एक डंपा अभ्यारण्य पूछा जाता है वो कहाँ है, तो वो मिजोरम में है। आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो जम्मू कश्मीर में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सुल्तानपुर पड़ता है हरियाणा में, वहां पर है। अगला कह रहा है भारत में जो सूचना का अधिकार है वो इनमें से किस प्रकार के अधिकार में आता है, तो किस प्रकार के अधिकार में आता है? ये आपका हो जाएगा विधिक अधिकार। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार कहते हैं, कानूनी अधिकार कहते हैं, और ये आपका बनाया कब गया था? 2005 में जो है ये बनाया गया था। सूचना के अधिकार को लेकर के कहा जाता है कि मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार के समान माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकहित मुकदमा किसके संबंध में किया जा सकता है, तो किसके संबंध में? न्यायिक सक्रियतावाद आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसका ये उदाहरण है। लोकहित या जनहित मुकदमा मौलिक अधिकार के संरक्षण से संबंधित होता है। अगला देखते हैं, आर्थिक नियोजन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये समाजवादी और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्थाओं से आपका संबंधित है। भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये क्वेश्चन कराया हुआ है कैप्टन स्लीमैन करके, आपका ऑप्शन सही होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो बालिका हत्या जो कुप्रथा थी उसको इन्होंने खत्म किया था। राजा राममोहन राय का योगदान भी सती प्रथा के हेल्प से इन्होंने खत्म किया था। सती प्रथा 1829 में खत्म हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित जो है वो की गई, तो कौन सा सही होगा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि बोस्टन टी पार्टी करके घटना हुई थी, वो कब हुई थी? इसी क्रांतियों से संबंधित है, तो वो हुई थी 1773 में। ध्यान रखिएगा, बोस्टन टी पार्टी, एक बार मैं बता चुका हूँ आपको कि घटना हुई थी जहां पर उन्होंने चाय पूरे पूरे समुद्र में डाल दिया था, पेटियां पूरी पूरी। तो वो घटना का संबंध किससे है? तो सैमुअल एडम्स से उसका संबंध है। और अमेरिका की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला कह रहे कितने यामोत्तर की अगर बात करते हैं तो उनके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित जो है वो की जाती है, तो कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 180। ये बता चुके हैं आपको कि एक दिन आगे बढ़ जाता है, तो 180 यामोत्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के रूप में भी आपका जाना जाता है। देखिए 180 डिग्री जो यामोत्तर है उसके पूर्व में समय जोड़ा जाता है और पश्चिम के समय में इसका घटाव किया जाता है। ये पूरे वृत्त को दो भागों में बांटती है, वो भी चीज याद रख सकते हैं। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निर्दिष्ट करता है? मैंने बताया था 352, 56, 60 तीन ही है आपातकाल से संबंधित, जिसमें 356 आपका है जो कि राष्ट्रपति शासन जब राज्य में विफलता हो जाती ना वहां लगता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो एक्चुअल में पंजाब में सबसे पहले लगा था। अगर मैं आपसे कहूं कब लगा था, तो आप कहेंगे 1951 में लगा था। और ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है। अब तक सबसे ज्यादा 10-10 बार राष्ट्रपति शासन कहां लग चुका है, तो यूपी में लग चुका है, और उसके अलावा मणिपुर में लग चुका है। इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। अगला कह रहा है समान नागरिक संहिता का उल्लेख इनमें से कौन सा है? मैंने कहा समान नागरिक। आपके घर में दो लड़के बच्चे हैं, तो एक को 4 रोटी खिला रहे हैं, दूसरे को भी 4 रोटी खिलाएंगे, समान बांटेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप सोचेंगे कि नहीं भेदभाव कर लें, लड़का है लड़की है, तो ऐसा तो है नहीं।
तो दोनों का 4-4 मतलब क्या है, आर्टिकल 44, ऐसे याद रख सकते हैं। समान नागरिक संहिता, तो समान मतलब 4 इधर भी 4 उधर भी, 44 ये आर्टिकल है। ऐसे मैंने कई बार इसको याद कराकर आपको बताया भी है। बाकी आपका आंसर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 100 प्रश्न की तरफ। 100वां आंकड़ा हमारा हो चुका है कंप्लीट। जो भी लोग वीडियो में बाद में जुड़े हो, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, हमको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। बढ़ते हैं 100 प्रश्न की तरफ। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, अवश्य जुड़ जाइएगा। जिस भी पीडीएफ की लाइव 500 कंप्लीट होते जा रहे हैं, उसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दे रहे हैं। इससे पहले बिहार स्पेशल, कुछ प्रैक्टिस सेट, ये सब हम ऑलरेडी भेज भी चुके हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान जो है वो कहां था, तो कहां पर था गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान? ये आपको कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी दे रखा है। लुम्बिनी आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। कब जन्म हुआ? 563 ईसा पूर्व। कपिल वस्तु के अंतर्गत लुम्बिनी पड़ता है, वहां इनका जो है वो जन्म हुआ। और महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे जो बुद्ध जी हैं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सबसे अधिक उपदेश की अगर बात करें, इन्होंने कहां पर दिए थे? तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश जो है वो दिए थे। कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में। एरो ऊपर क्यों लगा दिया और लिख दिया उपदेश, तो आप समझ जाएंगे सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इनको ही एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जानते हैं कई लोग। क्या है? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध जी को कहते हैं एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में। इसके अलावा बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन से थे? एक आपका था हीनयान और एक था आपका महायान। ये 2 संप्रदायों में कौन बटा था? बौद्ध धर्म बटा था। त्रिपिटक जो था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ थे। और बौद्ध धर्म के ही अंतर्गत 3 अंग भी थे, बुद्ध धम्म संघ, वो भी देखने को मिलते हैं। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव, किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? ये आपका संवैधानिक सुधार से संबंधित था। ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मैंने बताया था 1919 की जो घटना थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की, ये 1919 में जो है वो आपका हुआ था। और इस दल के लिए अगर बात करें तो महत्वपूर्ण क्या था इस पॉइंट में, तो ऐसे सीधे याद करिए कि प्रांतों में द्वैध शासन जो था उसको लागू किया गया था। अलग से टॉपिक वाइज में बता चुके हैं। अगला कह रहा है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ये आपका सही हो जाएगा। मैंने बताया था अभी, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहते हैं खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहते हैं बांगर। ये 2 नाम हैं आपके। अच्छा, गंगा जो है उसके उत्तरी भाग बिहार में खादर देखने को मिलती है, और गंगा का जो दक्षिणी भाग है, जैसे अगर ये मान लीजिए गंगा होकर के जा रही है, तो इसका जो उत्तरी भाग है ऊपर की ओर, ये उत्तरी भाग हो गया, नीचे की ओर दक्षिणी भाग हो गया, ठीक। तो जो उत्तरी भाग आपका है गंगा का, उसमें आपको खादर देखने को मिलती है, और जो निचला वाला भाग हो जाएगा वहां पर आपका बांगर देखने को मिलती है। निचला या दक्षिणतम भाग जो है आप कह सकते हैं। और लगभग 90% पर जलोढ़ मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है। अगला कह रहा है कि बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था? तो कौन से बजट में आपको देखने को मिला था? 2008 से लेकर के 2009, इसमें आपको देखने को मिला था जेंडर बजट। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा। 2008 से 2009 में देखने को मिला था आपका जेंडर बजट। भारत में सबसे पहले जेंडर बजट कब आया था? तो भारत में आया था 2005 से 2006 के बीच में। यहां पर आपका भारत में आया था, भारत में अलग है ये। अच्छा, बिहार में सबसे पहले ग्रीन बजट कब आया था? तो ग्रीन बजट आपका जो आया था वो आया था आपका 2021-20 में, 2020-21 में जो है ये ग्रीन बजट आया था, बिहार में आया था। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है चंपारण जो कृषक हैं वो जात समिति का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण जो आप देख रहे हैं, आपका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। बाकी सभी थे, स्लाई थे, रीड थे, महात्मा गांधी जी थे, ये सभी थे। किससे संबंधित था चंपारण आंदोलन? तिनकटिया पद्धति से संबंधित था। ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। भारत और चाइना के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1954 में। आपको ये पता है कि जो पंचशील सिद्धांत था उसमें 5 चीजें थी। कौन कौन सी थी? कि एक दूसरे के ऊपर आप किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेंगे, पहला पॉइंट सबसे यही था। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आप एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता या प्रभुसत्ता है उसका सम्मान करेंगे। तीसरे की बात करते हैं तो आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। चौथे की बात करते हैं तो समानता और परस्पर लाभ बनाए रखेंगे। और 5वां कहता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला कह रहा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह इनमें से कौन सा है? तो
चंद्रमा जो है वो आपका सही हो जाएगा, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और चंद्रमा का लगभग 59% भाग जो है पृथ्वी से देखा जा सकता है और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में कंप्लीट करता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, चंद्रमा का अध्ययन अभी कोई पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि चंद्रमा का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ये किसमें किया जाता है, तो सेलेनोलॉजी में जो है वो किया जाता है। क्या किसमें किया जाता है, सेलेनोलॉजी में जो है चंद्रमा का अध्ययन जो है वो किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से आपको मिलता है, तो कितना भाग मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है लगभग 29%, तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, ये भी समझिए कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें स्थल की प्रधानता ज्यादा है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं, और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध देखेंगे तो वहां जल ज्यादा है, उसको जलीय गोलार्ध कहते हैं। ये भी पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, कोयला किस प्रकार का चट्टान के अंतर्गत आता है, तो कोयला किस प्रकार की चट्टान में है, ये आपका अवसादी चट्टान जो है इसमें जो है आपका आएगा। अवसादी मतलब आपका तीन ही टाइप होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। जो आग्नेय चट्टान होती है वो मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी से आपका लावा निकला धीरे धीरे ठंडा हुआ, उससे बनी। अवसादी चट्टानों की अगर बात करते हैं तो उसमें जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट है और कॉलीग्लोमरेट करके आता है और आपका नमक की चट्टान आता है, ये सब आपको देखने को मिलता है। अवसादी चट्टान को ही हम परतदार चट्टान भी कहते हैं और तीसरी होती है रूपांतरण वाली, जो बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है ताप और दाब के कारण। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हम आपको बता चुके हैं, आपको याद होगा तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था आपका बांकीपुर में, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1912 का टाइम था जब 1912 का टाइम था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो किसने किया था, मुधोलकर ने किया था। मैंने आपको बताया कई बार कि मुधोलकर के आप पेपर देने जाइएगा तो उससे आप इसे जोड़ करके याद रख सकते हैं, मुधोलकर। इनका पूरा नाम क्या था, राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। इनकी अध्यक्षता में जो है वो हुआ था। बांकीपुर कहां पर पड़ता है, तो पटना के अंतर्गत आपका आता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वो कौन सी नदी पर स्थित था, तो कौन सा वो हड़प्पा कालीन नगर था, वो आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा भोगवा नदी। लोथल को लेकर के बात की गई है, तो हड़प्पा नगर लोथल वर्तमान में कहां पर देखने को मिलता है, तो गुजरात में देखने को मिलता है। और गुजरात के अंतर्गत अगर देखें तो गुजरात में भी आपका अहमदाबाद जो जिला है उसमें आपको देखने को मिलता है। इसकी खोज किसने की थी लोथल की, तो रंगनाथ राव जी ने जो है इसकी खोज की थी। कब की थी इनके द्वारा, तो उन्होंने 1954 में की थी। रंगनाथ राव जी ने खोज इसकी 1954 में की थी। और जो नदी पूछा गया था भोगवा नदी, किस नदी पर स्थित है, भोगवा नदी। इनमें से अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, तो हर्यक वंश था। ज्यादा ऊपर चला गया तो आपका हर्यक वंश जो है ऑप्शन डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, कई बार बताया मैंने आपको, बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। और अगर बात करते हैं अजातशत्रु के ही कि इनका उपनाम क्या था, तो कुड़िक के नाम से इनको जो है वो जाना जाता था, ये चीज आपको पूछी जाती है। अच्छा, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, तो उदाइन का पुत्र था जिसका नाम था नागदशक। तो अंतिम के रूप में आप याद रख सकते हैं ये नागदशक था, जो कि किसका पुत्र था, जो उदाइन का पुत्र था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी, रानी दिद्दा किसकी थी, तो ये जो है उत्पल वंश की जो है वो थी, उत्पल वंश से संबंधित थी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहे हैं अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कौन से देश ने जीता, कौन से देश ने जीता, ये आपका जो है वो भारत ने जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो टूर्नामेंट था इसके फाइनल मैच में भारत ने किसको हराया था, तो हराया था इंग्लैंड को। किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था। अच्छा, एक चीज इसमें और, कप्तान कौन था अंडर 19 महिला टीम की, उनका नाम था सैफाली वर्मा। देखा होगा आपने, आईपीएल वगैरह भी इस बार आया था वुमेन्स वाला, तो उसमें भी आपने देखा होगा सैफाली वर्मा जी, ये कैप्टन थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी का अधिकार कौन से देश ने जो है वो
जीता। किसने जीता? अधिकार पूछा गया है, तो यहाँ पर अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, सभी, तो ये अधिकार सभी ने संयुक्त रूप से जीता था। और अगर बात करते हैं खिताब किसने जीता था, प्रश्न में समझिएगा खिताब नहीं पूछा गया है, तो खिताब कौन जीता था इस बार? वो आपका जीता था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये फाइनल मैच जो है वो जीती थी। किसको हराकर जीती थी? फ्रांस को हराकर जीती थी। फ्रांस, इसमें आपको पता है लियोनेल मेसी थे और फ्रांस में एम्बापे थे, जो दो लोग मेन थे। अगला कह रहा है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 इनमें से किसने जो है वो जीता? तो किसने जीता? ये जो है वो आपका मीराबाई चानू जो है वो जीती थी। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मीराबाई चानू ने जीता, और ये पुरस्कार लगातार 2 बार जीतने वाली पहली एथलीट जो है ये बन गई। अगला कह रहा है कि एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक जो है वो आपके इनमें से कौन है? तो कौन है वो लेखक? के एम चंद्रशेखर। पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी कैबिनेट मंत्री के रूप में भी रह चुके हैं पहले। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है? तो कौन सा शहर आपका हो जाएगा? यहाँ पर आपका नागपुर जो है वो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। नागपुर में ये पहल शुरू हुई। वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग जो है वो आपका हासिल किए? तो केरल ने सबसे ज्यादा जीआई टैग हासिल किए थे। केरल आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 उत्पादों को अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 12 उत्पादों को जीआई टैग केरल में जो है वो मिला है। अगला है विजडन टी20 प्लेयर ऑफ 2022 में किस या किन भारतीय क्रिकेटर या क्रिकेटरों को जो है वो चुना गया? तो बी और सी दोनों हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर भी हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव भी हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर दोनों के दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी दोनों यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। लास्ट है जीके जीएस का, और इसके बाद मैथ के क्वेश्चन देखेंगे हम। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल की अगर बात करें तो इसका 5वां संस्करण कहाँ आयोजित जो है वो होगा? तो ये आपका होगा तिरुवनंतपुरम में। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। इसका थीम क्या रखी गई थी? हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद करके इसकी थीम थी। चलिए अब बढ़ते हैं वापस से पहले प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न पहला दे रखा है 2.45 के ऊपर बार लगा हुआ है और बताना है इसका मान कितना आएगा। यहाँ पर देखिए तरीका क्या होता है इसका। जो 2 लिखा है इसको सही बटे में लिखते हैं, और जो 4-5 यहाँ पर लिखा हुआ है जितने पर बार आपका लगा हुआ है वो वैल्यू बटे में उतने 99 जो है आपके, यानी कि उतने 9 जो है आपके लग जाते हैं। और इस चीज को भी ये 45 लिखा हुआ है 45, और बटे में उतने 9 लग जाते हैं जितने पर आपका ये बार लिखा हुआ है। अब 99 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 198 आएगा। और इसमें अगर आप 45 जोड़ दीजिए और बटे में इसको ऐसे सॉल्व करते हैं ना सही बटे को, तो बटे में आप लिख दीजिए 99। जोड़ेंगे तो आएगा 243 करके, और बटे में 99 देख रहे हैं किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी यहाँ पर ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिए गए। अगर ये यहाँ पर दशमलव नहीं होता, अगर ये यहाँ पर लिखा होता 245 और ऊपर लगा होता बार, तब आपको ऑप्शन मिल सकता था। तब कैसे मिलता? इसका करने का तरीका ये होता है कि जितने भी नंबर लिखे हैं 245 जैसे लिखा है, जितने पर बार नहीं लिखा है लगा है वो उतना घटा दीजिए, 2 से घटा दिया। बटे में क्या आता है? जितने पर आपका बार है उतने 9 आते हैं तो 9, और जितने पर बार नहीं है उतने नीचे 0 आते हैं, यानी कि 0। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको घटाएंगे तो 243, और बटे में आपका 990 जो है वो आएगा। इसको और काटेंगे तो 110 हो जाएगा ये, और ऊपर जो है 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 27 बटे 110 देखेंगे तो पहले ऑप्शन में मिल रहा है, यानी यहाँ पर मिसप्रिंटिंग यही हुई होगी कि यहाँ दशमलव जो यहाँ लगा हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, वरना तो फिर इस तरीके से सॉल्व जो है वो होता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपने धन का 1/3 जो है वो अपनी पत्नी को, शेष का 1/4 भाग जो है वो अपने पुत्र को, और शेष का 2/5 भाग जो है अपनी बेटी को दे देता है। तो यदि अब इसके पास 3000 रुपए बचे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे वही मान लीजिए एक्स वैल्यू जैसे हमने मान लिया, ठीक है। अब इसका आप निकालेंगे तो क्या क्या होगा? इसका टोटल में से निकालेंगे ना, इसका 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे देता है, सीधे सीधे घटा दिया। फिर बचेगा फिर से वापस से 1/4, तो फिर से 1/4 घटा दिया, और फिर से आपका 1/5 भाग, तो 1/5 घटा दिया। बचता कितना है? 3000 बचता है। तो हमने
नहीं, और क्या है शेष का 2/5, ये 1/5 नहीं, यहाँ 2/5 होना चाहिए। यहाँ पर हम 2/5 कर देते हैं, तो शेष का 2/5 जो है 2/5 आपका भाग वो इसमें से कट जाएगा और वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3000 के। अब यदि अब उसके पास 3000 बचते हैं तो उसके पास वास्तव में धन कितना था। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, सीधे आंसर हो जाएगा। तो x का यहाँ पर वैल्यू करके दिया है ना, तो x और गुणे में आपका यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, गुणे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3/5 आ जाएगा और वैल्यू किसकी बराबर होगी 3000 के बराबर जो है वो होगी। अब यहाँ से अगर आप देखिए 3 से 3 कट जा रहा है आपका, और इसके अलावा 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4 कट जा रहा है, नीचे देखिए 5 दूनी 10, ऊपर 3 बच रहा है, यानी बच क्या रहा है, बच आपका रहा है x गुणे 3/10 बराबर 3000 के। अब यहाँ पर आप देखिए 3 से काट सकते हैं इसको, एक 0 0 0 और 0 और उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 10,000 आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट की निब को थोड़ा सा पतला कर देते हैं ताकि लिखते समय थोड़ा सा ऐसा ना लगे फैला फैला टाइप का। अब यहाँ पर आपका सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है। मैंने बताया था एक नॉर्मल तरीका कि जो भी वैल्यू दे रखी है इसके दशमलव में निकाल लीजिए। 9/62 है तो आएगा इसकी वैल्यू 0.145 करके। 6/11 है तो इसकी वैल्यू आएगी 0.545 करके। 10/49 है तो इसकी वैल्यू आएगी 0.204 करके। और 31/42 है तो इसकी वैल्यू आएगी 0.738 करके। अब यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न आपको क्लियर दिख रहा है कि 31/42 ही सही होगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि 9/62 जो है लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है, तो इसमें डिफरेंस कितने का है 53 का डिफरेंस है। 6/11 में देखिए कितने का डिफरेंस है, अच्छा 6/11 में डिफरेंस तो देखेंगे, परंतु चलिए अच्छा हटाते हैं, बस एक ही तरीके से जानते हैं। अगर किसी को जानना हो तो बता दीजिएगा, अगले वीडियो में बता देंगे। वीडियो को क्यों बड़ा करें जब आंसर हमारा डी ऑलरेडी आ चुका है। वैसे भी प्रश्न इतने सारे हैं तो कम से कम समय में ज्यादा चीजें बतानी। अगला देखते हैं, इसका वैल्यू 4/5 के बराबर है तो आपसे पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी। तिर्यक गुणा कर दीजिए सबसे पहले, तो तिर्यक गुणा करेंगे 5x उधर हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी 5x प्लस 15 की वैल्यू जो है वो बराबर 4 दूनी 8x हो जाएगा और माइनस वैल्यू है और 5 चौको 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें आप सॉल्व कर लीजिए, ये 8x है, ये 5x है, बचेगा कितना 3x बचेगा, और यहाँ 20 है माइनस का, यहाँ प्लस का 15 है तो आपका बचेगा 35। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35/3, जो कि आपको डी वाले ऑप्शन में दे रखी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सही 3/16 तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर कितना होगा। इसको सॉल्व कीजिए, 16 का 16, 17 18 19, 19/16, तो 19/16 और इसका व्युत्क्रम जस्ट पलट जाएगा 16/19। इसका डिफरेंस आपसे पूछा गया, तो 19 और 16 का ले लीजिए सीधे सीधे एलसीएम, कितना निकल करके आएगा 304 निकल करके आएगा। 16 कितनी बार में जाएगा, उसको 19 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 361। सेम चीज 19 जितनी बार में जाएगा ऊपर 16 से गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 256। इसको घटाएंगे तो आएगा 105 और बटे में आएगा आपका 304। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना वाली बात है, क्या ऑप्शन में कोई है ऐसा, तो कोई नहीं है, आंसर इनमें से कोई नहीं है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक माली जो है इतने पौधों को इस तरीके से लगाता है कि जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियों में लगाता है और एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी। आपको मैंने बताया कि जब भी इस तरीके का है कि जितने पेड़ हैं उतनी पंक्तियां हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू का आपको निकाल लेना है वर्गमूल, या आप ऐसी एक संख्या निकाल लीजिए जिसको उसी से गुणा करने पर आपकी ये वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो आप निकाल लीजिए 17956 का वर्गमूल। निकालने का तरीका एक भाग विधि होती है और एक गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। भाग विधि का जो तरीका होता है वो बड़ी संख्याओं के लिए आसान होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो दो का पेयर बनेगा, इसका पेयर और एक सिंगल का बनेगा। तो सबसे पहले हम एक से ले जाएंगे, एक से अगर ले जाएंगे तो कितनी बार में जाएगा आपका, सीधे सीधे एक बार में जाएगा, और एक बार में जाएगा तो यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ नीचे लाइन खींच देंगे, यहाँ जो लिख जितनी बार में जाता है उतनी वैल्यू लिख करके जोड़ देते हैं, एक एक हो जाएगा आपका 2। उसके बाद यहाँ पर ये तो एक एक आपका कट जाएगा, ये 79 अब उतारेंगे। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिसको उसी से गुणा करने पर 79 से ज्यादा ना हो, तो 3 रख के देखेंगे, और 23 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका 69 होगा, यानी 79 से ज्यादा नहीं होगा। 79 में 69 घटाएंगे तो आपका 10 बचेगा, और जितने से आपने यहाँ पर गुणा किया है उतना ही वैल्यू यहाँ रख करके इसको जोड़ देंगे, 23 और 3 हो जाएगा आपका 26,
फिर से वापस से 56 जो है वो उतारेंगे। अब सेम वही कंडीशन करेंगे, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर 1056 के आसपास आ जाए। तो 4 से अगर गुणा कर देंगे यहाँ पर तो ये 1056 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि आंसर आपका 134 आ जाएगा। 134 पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 134 गुणे 134 किसके बराबर हो जाएगा, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन में बेसिकली करते हैं 256 सबसे पहले आप देखिए किसका स्क्वायर है, तो 16 का है। 16 का स्क्वायर अगर आप इसको लिखते हैं, घातांक में ऑलरेडी लगा हुआ है ना 0.16, वो लिख दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया। 16 ऑलरेडी आपका ऐसे ही है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, 0.18 हो गया। अब यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, पर एक चीज देखिए, घात की घात लगी हुई तो घात जाकर के ऊपर गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर 0.16 है तो क्या हो जाएगा, 0.32 हो जाएगा गुणा करने पर। तो हम अगले स्टेप में ना लिख करके यहीं डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये 2 गुणा आपका हो चुका है, उस गुणा के बाद क्या हो जाएगा, 0.32 जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार 16, यहाँ भी आधार 16, ऐसी कंडीशन में जो घातांक होती हैं वो जुड़ जाती हैं, यानी 16 की घात 0.32 और प्लस में आपका 0.18 ये आपका हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा 16 को अभी और भी आप तोड़ सकते हैं, 4 का स्क्वायर के तौर पर भी तोड़ सकते हैं। तो 4 का आप इसको स्क्वायर लिख सकते हैं और जोड़ने पर यहाँ पर जो आएगा वो 8 2 10 आएगा और 3 1 4 1 5 आएगा और पॉइंट लगा रहेगा 0.50 आएगा। वापस से इस 2 को 0.5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी 4 की घात आपकी 1 बचेगी और आपका होगा क्या, आपका 4 आंसर आ जाएगा, जो कि पहले वाले ऑप्शन में हो जाएगा। ये जिनको नहीं समझ में आया है गुणा करने पर एक कैसे आया है, 2 को 0.5 से गुणा करने पर, तो आप 0.5 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 एक 5 5 दूनी 10 आधा लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 1/2 करेंगे, 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, वही यहाँ 1 लिखा हुआ है। अगला देखते हैं। एक बल्लेबाज के 57 पारियों का औसत 58 है और 7 पारियों में शून्य पर वो आउट हुआ और आपसे कह रहा है शेष पारियों का औसत। आपको क्या करना है, 57 पारियों का औसत 58 है, गुणा कर दिया, माइनस जिसको 7 पारियों में 0 पर आउट हुआ ना, तो 0 गुणे 7 कर दीजिए और बटे में क्या कह रहा है, टोटल कितने नंबर होंगे, तो 57 पारियां और 7 पर जो 0 आउट हुआ है उसको इसमें से घटा दीजिए, बस इसको निकाल लीजिए। गुणा करने पर ये तो 0 ही वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा क्या, 57 गुणे 58 हो जाएगा आपका 3306 और बटे में आपका आएगा 50। इसको सॉल्व करेंगे तो 66.12 आएगा, जो कि आपको डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि ए ए अनुपात बी प्लस सी की वैल्यू 1:3 के रूप में दे रखी है, सी अनुपात ए प्लस बी की वैल्यू 5:7 के रूप में दे रखी है, तो बी अनुपात ए प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। अब आप इस चीज को समझिए कि अगर ए की अनुपात की वैल्यू बी प्लस सी के साथ में है, आप इसमें से क्वेश्चन ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आसान है पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ए अनुपात बी प्लस सी की वैल्यू 1:3 अगर दे रखी है तो इस चीज को समझिए, यहाँ ए बी सी तीनों की वैल्यू दे रखी है। ए अनुपात बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, जहाँ ए बी सी तीनों दे रखा है। ए की वैल्यू आपकी 1 अनुपात में है और बी और सी की वैल्यू आपकी 3 अनुपात में है। यहाँ पर देखिए सेम चीज, सी अनुपात ए प्लस बी दे रखा है, यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू आपको दे रखी है 5 तो हमने 5 लिख ली और यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 7। अब यहाँ पर टोटल देखिए 7 8 9 10 11 12, ए बी सी इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, तो 5 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो 12 आपका टोटल आ रहा है। यहाँ पर देखिए कितना है, ए बी सी 3 और 1 4 टोटल आ रहा है, यहाँ पर टोटल आ रहा है 4। अब यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, आपको क्या करना है, 4 को भी 12 बनाना है। कैसे बनाएंगे, बनाएंगे आप 3 से गुणा करके, 4 3 12 होता है, ठीक है, यानी 3 में इधर भी गुणा होगा, 3 में इधर भी गुणा होगा, इधर गुणा होगा एक तो यहाँ पर 3 अनुपात में हो जाएगा और यहाँ 3 में गुणा होगा तो ये नया अनुपात 9 बन जाएगा। अब 9 4 12 यहाँ भी है, 7 5 यहाँ पर भी 12 है। अब एक चीज समझिए कि ए की वैल्यू आपको 3 पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहाँ यहाँ लिखने का, चलिए सेंटर में लिख देते हैं, दूसरे कलर से लिख देते हैं। ए की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी, 9, ए की वैल्यू कितने पता चल गई, 3 पता चल गई, ठीक है। अनुपात बी की वैल्यू की अगर बात करें तो ये कितनी पता चल गई, बड़ा पास पास हो जा रहा है, तो बी की वैल्यू कितनी पता चल गई वो देखिए और सी की वैल्यू कितनी पता चल गई वो देखिए, तो बी हो गया अनुपात सी हो गया। सी की कितनी है, सी की देखिए 5 पहले ही पता थी तो हमने 5 लिख ली। अब बी की कितनी है वो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाला इस भाग है, यहाँ पर बी और सी का टोटल 9 दे रखा है और यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू 5 दे रखी है। अगर इस सी की 5 हम यहाँ पर रख दें तो बी बचा हुआ हो जाएगा। अगर टोटल बी और सी मिलाकर 9 है तो 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा,
9 में से अगर 5 घटाएंगे आपका 4 आएगा, जो कि आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। यानी यहाँ से आपका 4 जो है वो बी का पता चल गया। अब ए बी सी तीनों निकल आए, क्लियर है। अब ए बी सी अगर तीनों निकल आए हैं तो जो प्रश्न में पूछा गया क्या ये नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यही ए बी सी की। तो अगर बी की देखेंगे प्लेस तो वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ 4 रख दीजिए। अनुपात ए और सी की वैल्यू कितनी है, ए और सी की 5 6 7 8 है, तो 8 है। 4:8 कितना होगा, 4 1 4 और 4 दूनी 8, 1:2 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। थोड़ा मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया, एक्स एक्स मान के थोड़ा सा लंबा हो जाता, कोई मतलब नहीं बनता, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। अगला देखते हैं, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व जो है वो हुआ है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 जो है वो गुना है, और उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? प्रश्न आपका है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। तो जो जो प्रश्न में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप लिखते हुए चलिए। मतलब एक तरफ आप वर्तमान आयु की बात कर लीजिए, मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहा हूँ, एक्स से भी आपको वर्बली बता दूंगा, पर शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक से भी समझिएगा तो थोड़ा सा फोकस अपना जहाँ रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल मीडियम मॉडरेट है। वर्तमान आयु एक तरफ हो गया, और एक तरफ आपका विवाह के समय आयु, विवाह के समय की आयु। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे प्रश्न में दिया क्या गया है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि आज उसकी आयु, वर्तमान आयु की हमने एक तरफ बात की, तो आज उसकी जो आयु है उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। 1/4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी यहां से आएगा 5/4, यानी कि वर्तमान आयु जो है उसकी वो है 5/4 के अनुपात में। और इसका जो रेशियो आप देखेंगे, विवाह के समय की आयु क्या रही होगी, 1 रही होगी, तभी तो इसका 5/4 गुना है। यही तो बोल रहा है कि आज जो उसकी आयु है वो उसके विवाह के समय की जो आयु थी इससे 5/4 गुना है। तो अगर विवाह के समय की आयु को हम 1 रेशियो में मान लें तो वर्तमान आयु 5/4 रेशियो में हो जाएगा। अब आप देखिए कि 5/4 में जो बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी वो 1 रेशियो की मिलेगी। आप ये वाला 4 अनुपात में इधर जाकर के पूरे में मल्टीप्लाइड भी कर देंगे, तो मल्टीप्लाइड में आपका ये 4 जो है वो आ जाएगा। अब यहां से देखिए 5 से 4 में कितना बढ़ रहा है, 5 इधर साइड लिख देते हैं, 5 से 4 की तरफ अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है। ये क्या है, जो 1 इकाई आपका ये बढ़ रहा है ये किसके बराबर होगा, इस चीज को समझना जरूरी है। तो ये 1 इकाई जो बराबर होगा वो इस 6 वर्ष के बराबर होगा, क्योंकि कमला का विवाह जो कह रहा है वो 6 वर्ष पहले हुआ था। समझिएगा कि ये रेशियो ही आपका है वर्तमान आयु और विवाह के समय की आयु की। तो विवाह की आयु के समय और इसके में अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं तो ये भी कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था ना, यानी कहने का मतलब सीधे कि 1 इकाई की वैल्यू 6 के बराबर आपकी हो जाएगी, 6 वर्ष आप कह सकते हैं हो जाएगी। 1 इकाई की वैल्यू अगर 6 वर्ष के बराबर है तो आपको यह समझना जरूरी है कि 6 इकाई की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी यहां से आप जो 5 आपका दे रखा है ना, यहां से आप सीधे 6 से गुणा करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा इकाई, या 30 वर्ष कह लीजिए तो सीधे सीधे समझ में आएगा। ये आपका 6 इकाई की वैल्यू के हिसाब से आप निकाल लिया। ये 30 वर्ष जो वैल्यू निकल करके आई, ये कमला का जो 6 वर्ष पहले विवाह हुआ था उससे संबंधित है। अब क्या कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु जो है उसकी आयु की, तो 30 का 1/10 कितना होगा, 1/10 करेंगे तो 10 × 30, यानी कि 3 वर्ष जो है ये इसके पुत्र की आयु हो जाएगी। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु 3 है, 5 वर्ष बाद जोड़ देंगे तो 8 वर्ष आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका आंसर 8 वर्ष इस प्रकार से होगा। थोड़ा सा यूनिट मेथड है इसलिए मैंने कहा था ध्यान अपना फोकस यहाँ रखिएगा। एक्स से मान के कैसे कर सकते हैं, 6 वर्ष पहले कमला की आयु को मान लीजिए एक्स, तो कमला की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वो x+6 हो जाएगी। वर्तमान आयु निकालने के लिए x गुणे 1 से 1/4 गुना है ना, तो गुणा कर दीजिए, वहां से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5x/4 करके। फिर जो भी प्रश्न में इक्वेशन दे रखी है उनको बराबर रख दीजिए, वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, और x की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो वर्तमान आयु भी कमला की निकल आएगी और पुत्र की आयु भी निकल आएगी, तो वो x मान के भी कर सकते हैं, जो दोनों में से आसान लगे। बाकी आसान है, बस मेन चीज आपको समझ में आना चाहिए।
अगला कह रहा है पी साइन थीटा बराबर √3 है, पी कॉस थीटा बराबर 1 दे रखा है, तो पी की वैल्यू क्या होगी। अब 1 और 2 को सीधे सीधे आप भाग दीजिए, पी और साइन थीटा और बटे में आपका पी कॉस थीटा बराबर यहाँ √3 है और यहाँ 1 है, तो बटे में आपका 1। ऐसे आप इसको भाग दे दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। पी ऊपर भी है, पी नीचे है, तो ये तो कट जाएगा। यानी टेन थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ √3/1 है। √3/1 के तौर पर केवल √3 अगर आप कहेंगे तो ये 60 डिग्री पर मान जो है वो होता है, त्रिकोणमिति अगर आपने पढ़ रखी है। अब ये हमारा टेन थीटा की वैल्यू अगर 60, या थीटा की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा क्या गया है, पी का मान आपसे पूछा गया है। हम ऐसा कर सकते हैं कि ये थीटा की वैल्यू उठा करके यहाँ से 10 हटा देते हैं। टेन थीटा बराबर, देखिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, एक्चुअल में तरीका ये होगा कि यहाँ से निकल करके आएगा आपका √3 करके, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी आपकी √3 पर जो मान होता है वो 60 डिग्री पर होता है। अब इस 60 डिग्री का जो मान है वो उठाकर यहाँ रख दीजिए, यानी कि पी साइन थीटा बराबर √3 में यहाँ मान रखेंगे, तो पी की वैल्यू निकालनी है साइन थीटा में, थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन और थीटा की जगह 60 डिग्री और बराबर में आपका √3। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, √3/2 हमने रख दिया, बराबर में आपका √3 हो जाएगा। इस √3 से ये वाला √3 आपका कट जाएगा, क्योंकि बटे में आ जाएगा ना, तो p की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ये √3 से ये √3 कट जाएगा, p की वैल्यू आपको 2 यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे अगर आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़े होंगे तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया ना कैसे निकालते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इस प्रकार से 0, 30, 45, 60, 90, ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और जो कॉस थीटा की होती है वो पलट देते हैं, और टेन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक भिन्न के अंश में 20% और 25% हर में वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न 3/5 प्राप्त हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि मूल भिन्न आपकी क्या थी। आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे 5/1 8 हमने ऑप्शन उठा लिया, तो 5 का 20% कितना होगा, 5/20/100 करेंगे, 20 एकम 20, 20 चौके 100 होगा, नहीं 20 पंचे 100 होगा, 5 से 5 काटेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। यानी कि जो 5/3 आपका देख रहे हैं वैल्यू, इसमें अगर आप 20% बढ़ाते हैं तो ये 5 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बटे में। सेम चीज 8 का आप 25% निकालिए, तो 8 का 25% क्या होता है, 25 चौके होता है 100, और 4 से काटेंगे दूनी 8, यानी 8 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। 6/10 से काटेंगे तो 2 तियां 6, 2 पंचे 10 आया 3/5, और यही तो आपसे कह रहा था कि प्राप्त भिन्न 3/5 आपकी है, तो आंसर सी वाला हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं आप कि अगर आप मान लेते हैं मूल भिन्न के रूप में x/y या p/q कुछ भी मान सकते हैं, जैसे p मान ली, तो p का जो है, जो 100 होगा ना, 100, इसका 20% आप निकाल लीजिए। सेम चीज बटे में आपका जो q मान रहे हैं, इसका भी आप 100 प्लस 25% निकाल लीजिए, और बराबर हो जाएगा 3/5 के। तो यहाँ से आप p/q की वैल्यू निकालेंगे, वो भी आपकी समान निकलेगी। तो दोनों तरीके में से जो आसान लगे उसे कर सकते हैं। अगला कह रहा है 40 आदमी किसी कार्य को जो है एक नियत समय में कर सकते हैं, तो हमें नहीं पता कितने समय में, तो 40 आदमी किसी काम को x दिन में जो है वो कर सकते हैं। यदि कार्य पर केवल 30 आदमी ही लगाए जाएं, 30 आदमी जो है लगाए जाते हैं, तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिन की आवश्यकता होगी, तो x + 6 कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 से 0 काट लीजिए, सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4x बचेगा, और बराबर में यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस आपका, वैसे देखिए एक चीज ये भी है, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 6 यहाँ 18 हो जाएगा, x उधर जाएगा तो केवल x बचेगा, 3x उधर जाएगा तो आपका केवल x बचेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर 18 पता चल गई आपको, तो आपको पता क्या है, पूछा क्या गया है, 60 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, यही तो पूछा गया है। तो 40 आदमी पहले ही थे, M1D1 आपको फॉर्मूला पता है ना, M1D1 और M2D2, ये फॉर्मूला होता है। तो 40 आदमी पहले ही थे, और ये जो किसी काम को कर रहे थे वो हमने निकाल लिया कि 18 दिन में कर रहे थे, तो उसकी जगह 18 रख दिया। M2 क्या है, 60 आदमी पूछा गया है, तो 60 आदमी
और किसी काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछा गया, यानी कि D2 आपसे पूछा गया है। अब 60 को बटे में ले आइए, 0 से 0 काट दीजिए, 6 से काटेंगे 6 तियां 18 और 4 तियां 12, यानी कि 12 दिनों में ये कंप्लीट जो है वो कर लेंगे। ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 कि एक नाव है जो कि 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है और 6 घंटे में धारा के अनुकूल, देखिए विपरीत और अनुकूल दोनों अलग अलग लिखा है, तो ये 36 किलोमीटर चलती है। और पूछा क्या क्या है, शांत जल में नाव की चाल जो है वो क्या होगी। देखिए धारा के जब विपरीत में चलते हैं तो घटा देते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब विपरीत में पूछेगा तो आप माइनस कर देते हैं, और जब अनुकूल की बात होती है तो आप जो है वो जोड़ देते हैं। इस बात को सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा के लिए सबसे पहले निकालिए, तो विपरीत दिशा के लिए आपका वैल्यू क्या दे रखी है, 8 घंटे में और कितना 40 किलोमीटर, तो ये आपकी दूरी हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी 40 और बटे में आपका 8। यहाँ से वैल्यू क्या निकल करके आएगी, यहाँ से आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी वैल्यू निकल कर आएगी, समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद आपका सेम चीज दूसरे वाले में भी 6 घंटे में 36 चल रहा है, तो यहाँ पर अनुकूल दिशा है, ये हमने अनुकूल दिशा लिख दिया। यहाँ पर क्या चीज है, तो 36 और बटे में आपका 6, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप समीकरण 2 के तौर पर मान सकते हैं। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, मैंने क्या कहा था कि माइनस और प्लस, इसका खेल कहाँ हुआ, इसका खेल देखिए कैसे होगा। विपरीत में क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं एक एस बी करके मान लेते हैं, एस बी माइनस एस डब्ल्यू करके, तो ये एक विपरीत दिशा के लिए हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आई, तो 5 आई। और इसी प्रकार जो अनुकूल है उसके लिए क्या होगा, एस बी प्लस एस डब्ल्यू करके, इसकी वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ हमने 6 निकाली। अब यहाँ पर देखिए आप, एक माइनस है ये प्लस है, तो नीचे चिन्ह बदल जाते हैं ना, तो उस कंडीशन में सीधे सीधे जोड़ भी सकते हैं। जोड़ने पर क्या होगा, जो ये वाली वैल्यू है कट जाएंगी, केवल एस बी बचेगा, यानी 2 SB बराबर 6 5 11 आपका हो जाएगा। एस बी की वैल्यू आएगी तो 11/2 हो जाएगी, और 11/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था शांत जल में नाव की चाल, तो आपका आंसर यहाँ पर बी वाला 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये तो आपने डायरेक्ट जोड़ के निकाल लिया। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आपको चाल दी गई होती है और आपसे प्रश्न में शांत जल में नाव की चाल पूछ, तो आप सीधे फॉर्मूला एक देखेंगे, वो होता है शांत जल में नाव की चाल का, और वो क्या होता है, वो ये होता है आपका कि दोनों को आप जोड़ दें, 1/2 से गुणा कर दें, 1/2 x प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर 6 5 11 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 11/2 यहाँ से आ जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है ऐसा करना है, 2 तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। देखिए शांत जल में अगर नाव का चाल पूछा गया है तो ये होता है, पर अगर शांत जल में धारा का चाल पूछ लेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। धारा की चाल अगर पूछ लेगा तो ये जो x प्लस में दे रखा है ये माइनस हो जाता है धारा वाली कंडीशन में। वैसे कोर्स में आपका नॉर्मली उन्होंने लिख दिया सामान्य गणित, तो पूछ कुछ भी सकते हैं। यदि साधारण ब्याज 300 रुपए पर 15 रुपए बढ़ जाता है और ब्याज की दर जो है वो 4% तक बढ़ जाती है, तो समय क्या होगा। इसमें आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट PRT अपॉन 100 लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर देखें 300 रुपए पर कितना बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है, तो 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P की वैल्यू क्या है 300 है, R की वैल्यू दर कितना है 4% है, T की वैल्यू निकालना है और बटे में आपका 100, T निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। 00 से 00 काट दीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15 काट दीजिए, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 5 है, तो 5/4 आएगा। टी की वैल्यू 5/4 आएगी, और 4 एकन्नम होता है और बचेगा 1, यानी 1 सही, 1/4 आंसर पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो सारे समाप्त हुए हमारे जी के मैथ वाले क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, टोटल 25 क्वेश्चन। कह रहा है 29 लड़कों की एक पंक्ति है, 29 लड़कों की, रोहित बाएं से दायां इधर बायां, रोहित जो है वो बाएं से 17वें नंबर पर है, और कह रहा है कि अगर दाएं छोर से देखेंगे तो वो 17वें नंबर पर है। बाएं से भी, बाएं छोर से 17वां, और कर्ण की अच्छा बात कर रहा है, दाएं छोर से 17वां है, तो हम यहाँ कहीं रख लेते हैं कर्ण को, तो ये भी 17वें नंबर पर है कर्ण, पर ये आपका दाएं से है और ये आपका बाएं से है। क्या कह रहा है, उस पंक्ति में कितने, बीच में कितने लड़के हैं। अब टोटल आपके 29 लड़के हैं, 17 और 17 जो वैल्यू देख रहे हैं, या तो आप अलग अलग निकाल लीजिए कि अगर 29 में से आप 17 को घटा दें तो आएगा 12, और उसमें जोड़ दें तो आएगा 13, यानी इसके इस तरफ जो लोग बैठे होंगे
वो 13 लोग बैठे होंगे। सेम चीज कर्ण के लिए भी है, 29 टोटल लड़के हैं, उसमें से आप 17 घटा दें और एक जोड़ दें तो आपका यहाँ पर 13 लड़के निकल आएंगे। 13 और 13 जो जोड़ के निकल करके आएगा वो 26 निकल करके आएगा, और टोटल जो बच्चे थे वो आपके 29 थे, यानी बीच में जो बच्चे बैठे होंगे 26, 27, 28, 29, 3 बच्चे केवल बैठे होंगे। समझ में आए आप कैसे किया गया कि टोटल जो बच्चे थे, अगर इधर से इधर 17 नंबर पर है आपका, तो बाकी उधर कितने बच्चे होंगे उसको निकालने के लिए टोटल में से घटाएंगे, और टोटल में से घटाने के साथ साथ एक जोड़ते इसलिए क्योंकि इसका नंबर भी उसमें आ जाता है ना, इसलिए। तो पहले इसके लिए निकाल लिया, फिर इसके लिए निकाल लिया, फिर उसके बाद टोटल में जोड़कर बीच वाले की संख्या निकाल ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमने श्याम को ये लिखा है, उसी में पिंकू को कैसे लिखा जाएगा। अब श्याम को देखिए SHYAM लिखा गया है। एस से अगर आप देखिए तो 3 पीछे जाएंगे तो पी आ जाएगा, जो कि सबसे लास्ट में लिखा गया है। एम से अगर आप देखेंगे 3 पीछे तो JKLM ऐसे करके होता है, तो यहाँ पर 3, यानी कि इसी क्रम में ऐसे ऐसे चला है और बीच वाला इस तरीके से आ गया। तो सेम चीज यहाँ पर पिंकू के लिए भी करेंगे, PINKU करके अगर करेंगे, पी से अगर आप 3 पीछे जाएंगे तो MLPM आ जाएगा, पी से 3 पीछे करके MNOP इस तरीके से। इसी प्रकार यू से आप जाएंगे पीछे 3 तो आर आ जाएगा। आर और एम देखिए किसमें, आपका बी वाले ऑप्शन में, और तो किसी में है नहीं, पहले वाले में भी है, यानी आपको और भी चेक करना पड़ेगा, यानी कि पी वाला भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बीच वाला देखेंगे एन से तो JKLMN, तो ये वाला के आ जाएगा, यानी कि आपका बी वाला ही ऑप्शन होगा। क्या किया गया है, -3 किया गया है। अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं एक लड़की का परिचय देते हुए राजू कहता है, ठीक है, तो राजू को हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने बना लिया राजू को, और राजू किसका परिचय दे रहा है, लड़की का परिचय दे रहा है, ठीक है। और लड़की का परिचय देते हुए कह रहा है राजू की वह मेरे दादा, राजू के जो दादा होंगे, यहाँ एक जनरेशन होगी, उसके ऊपर एक और जनरेशन होगी, तो राजू के दादा यहाँ कहीं बैठे होंगे। दादा के बेटे, दादा के जो पुत्र होंगे वो यही होंगे, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं दादा के पुत्र। और पुत्र की बेटी, यानी इनकी एक बेटी भी कोई है पुत्र की, तो इधर साइड बना लेते हैं बेटी, क्योंकि राजू तो अभी अपनी बात हो नहीं रही है। और बेटी, और इस बेटी के संदर्भ में क्या लिखा है, की बेटी है, यानी इसकी भी बेटी, यानी एक जनरेशन और नीचे आएगा, तो यहां हमने बेटी लिख लिया, बेटी की बेटी है। लड़का राजू से कैसे संबंधित है, अब ये समझिए, इनके दादाजी हैं, राजू जो है दादाजी थे, तो ये जो पुत्र होगा, ये पुत्र इसका भी तो होगा, यानी ये पुत्र हो जाएगा। और अब समझिए कि अगर ये बेटी जो है, ये तो इनका सिस्टर वाला सिस्टम रहेगा, पर उसके एक जनरेशन और नीचे जा रहे हैं, तो ये उस कंडीशन में भांजी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चित्र जब तक बनाएंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं, इसलिए बनाना बड़ी आवश्यक है। अगला देखते हैं, ए का अर्थ डिवाइड है, तो इसमें तो सीधे सीधे आप बनाकर देख लीजिए कि इसमें से कौन सा आएगा। तो 46 ए के लिए लिखा गया डिवाइड, और 2 के लिए 2 आ जाएगा, बी के लिए लिखा गया है आपका माइनस, इसी प्रकार आपका 3 आ जाएगा, और सी के लिखा गया है मल्टीप्लाइड, और 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 में से 3 घटाएंगे और 4 से गुणा, तो पहले गुणा करेंगे, 4 3 12, और 23 में 12 घटाएंगे, तो 23 में से अगर 12 घटाएंगे कितना आएगा, 3 में से 2 1, 2 में से 1 11 आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। अगला कह रहा है ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आते हैं। तो इनको कर लीजिए आरोही क्रम में व्यवस्थित। तो इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित अगर आप करेंगे, वैसे आप चाहें तो इसमें बिना अलग से लिखे भी यहाँ भी चेक कर सकते हैं। जैसे 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 4 लिखा है, अब 2 से देखिए 4, तो 2 यहाँ 3 आना चाहिए था, नहीं है, पर 4 है, तो ये एक युग्म बन गया, बात करी जा रही युग्म की, तो 2 से 4 का एक युग्म बन गया, क्योंकि बीच में एक ही संख्या है, 2 3 4 में भी आपका एक ही संख्या आती है। उसके बाद देखिए 4 से आगे तक 1 से देखेंगे तो 1 से लेकर 2 3 4 5, सेम 1 से 5 में जितना डिफरेंस होता है वही यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और आगे आप देखेंगे तो 8 से 9 में भी सेम, जस्ट अगले का डिफरेंस है। इसी प्रकार 4 से तो देख चुके हैं, और 2 3 4 5 6 7 8, 2 से 8 में भी सेम ये डिफरेंस है, 9 8 और 9 में भी सेम, अगर यहाँ से देखेंगे तो डिफरेंस है, तो इसी प्रकार से जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के आपका 8 आंसर यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। तो कौन कौन से होंगे, 2 4 होगा, 2 8 होगा, 2 9 होगा, 1 5 होगा, 4 और 8 होगा, इसके अलावा 4 और 9 होगा, इसके अलावा 6 और 7 होगा, इसके अलावा 8 और 9 होगा, इस तरीके से आपके हो जाएंगे। अगला कह रहा है प्रश्न की संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या छाटिए, बताइए कौन सी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 से 3, फिर 4, फिर 4, यहाँ पर डबल सीरीज चल रही है, ट्रिपल सीरीज चल रही है। यहाँ से अगर आप देखेंगे 2 से
यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आपकी वैल्यू डबल हो रही है। सेम आगे भी होना चाहिए, मतलब दो संख्याएं छोड़कर। तो 4 से 9 में देखिए यहाँ 8 होना चाहिए था, जबकि 9 लिखा हुआ है। सेम चीज यहाँ से देखिए तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड दो दो करके आपका चल रहा है, यानी कुल मिलाकर के आंसर तो आपको समझ में आ रहा है कि 9 जो है यहाँ पर होगा। सेम चीज यहाँ पर इनमें भी चेक करिए, 3 से लेकर 6 तक, तो 3 से लेकर 6 जस्ट डबल हो रहा है, 6 से लेकर 12 जस्ट डबल हो रहा है, ऐसे ही आगे भी डबल होता है। अब यहाँ 4 से चेक करिए, 4 का डबल 8, 8 का डबल आप देखिए तो कितनी संख्या छोड़नी, सेम उतने ही आपको छोड़ना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 8 का डबल 16, ऐसे करके आगे भी काम कर रहा है, यानी कि आपकी संख्याओं का गैप तो है, परंतु प्रत्येक बार दो दो मल्टीप्लाइड हो रहा है। आंसर यहाँ सी वाला हो जाएगा। अगला अगर एक संख्या श्रृंखला दी गई है, संख्या गायब है, बताना है कौन सी गायब है। तो 1 से 5 में अगर आप देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है। उसके बाद 4 से 5 से 13 में देखेंगे तो 8 का डिफरेंस है। 13 और 25 में अगर आप देखेंगे तो 12 का डिफरेंस है। 13 25 8 4 फिर 8 फिर 9 10 11 12, यानी अगला 16, फिर 16 17 18 19 20, अगला 20 का डिफरेंस होना चाहिए था। यानी 41 में 20 आप जोड़ दीजिए, हो जाएगा 61, आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इसमें एक सेट दिया गया है 23 51 17 का जो संबंध है वही सेम बाकी में भी है। 23 और 17 डिफरेंस कितने का है? 23 और 17 में डिफरेंस 17 18 19 20 21 22 23 6 का डिफरेंस है। और बीच में क्या लिखा है 5 1, तो 5 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा। 17 और 23 का डिफरेंस 6 का है, और बीच वाली वैल्यू में उनके नंबरों को अगर आपस में ऐड करेंगे तो 6 आएगा। ऐसा देखिए किस में है, तो आपका बी वाले में है, क्योंकि यहाँ पर 24 और 17 को अगर आप जोड़ेंगे, 24 और 17 को जोड़ेंगे नहीं, डिफरेंस निकालेंगे, तो 24 और 17 का जो डिफरेंस निकालेंगे वही डिफरेंस आपका देखने को मिलेगा 7 का। और बीच में जो वैल्यू दे रखी 5 प्लस 2, इसकी जोड़ने पर भी 7 आ रहा है, तो ये आपका बी वाले में मैच करेगा। अगला कह रहा है कि 5 लड़के हैं, ए बी सी डी ई एक पंक्ति में है, ए बी के दाईं ओर ऐसे करके बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से, ये हमने ले ली लाइन। अब इसमें कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। लाइन तिरछी क्यों आगे जा रही है, सीधी कर दी लाइन। अब कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग ले लिए हमने। अब क्या कह रहा है कि 5 लड़के हैं और ए बी के दाईं ओर है, ए जो है वो बी के दाईं ओर है। तो हम क्या करते हैं, ए को कहीं भी रख लेते हैं, मान लीजिए ए को यहाँ रख लेते हैं, और किसके? बी के दाईं ओर है, तो बी को बगल में रख लेते हैं, बी के दाईं ओर। और ई बी के बाईं ओर है, ई जो है वो बी के बाईं ओर है, यानी ई यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, लेकिन सी के दाईं ओर है, सी के दाईं ओर, सी यहाँ आ जाएगा। ए डी के बाईं ओर है, ए जो है डी के बाईं ओर है, ए डी के बाईं ओर है, ठीक है। हाँ, बाएं से, और दूसरा लड़का कौन है? बाएं से पहला दूसरा, ई आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। बैट को 23 लिखा जाता है, कैट को 24 लिखा जाता है, बॉल को कैसे लिखा जाएगा? बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, एक ए की होती है, और टी की जो टी ए जे ओ टी यानी 20 होती है। तो 20 तो 23, 22 और 1 23, यानी कि सब प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। सेम चीज बॉल में भी जोड़ लीजिए। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ए की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 1, और एल की जो प्लेस वैल्यू होती है वो आपकी होती है 12। तो 12 प्लस 12, 2 बार 12 है ना, तो 12 बार 24, 25 26 27, 27 आंसर हो जाएगा। कबूतर का संबंध शांति से है, तो सफेद झंडा का संबंध समर्पण से जो है वो होगा। कबूतर शांति का प्रतीक होता है ना, तो सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक होता है। 11 का 12 10 आ रहा है, तो 11 से 1210 कैसे पहुंच रहे हैं? 11 का स्क्वायर होता है 121, और अगर 11 का आप स्क्वायर 121 कर रहे हैं और यहाँ पर 1210 लिखा है, यानी 10 से और गुणा कर दीजिए तो 1210 आ जाएगा। सेम चीज देखिए और किस में फॉलो हो रही है, तो सी ऑप्शन में फॉलो हो रही है, क्योंकि 8 का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 64, और 64 को अगर हम गुणा करें, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 64 को अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो 640 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ही में नहीं है। यहाँ पर जो किया गया है वो ये किया गया है कि जितनी भी वैल्यू है उसमें से जस्ट एक घटा करके उससे गुणा किया है। तो 8 में से अगर हम एक घटाते हैं तो 7 से गुणा करते हैं, तो 64 का 7 से गुणा करने पर क्या आएगा? 448 जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से आंसर सी वाला आएगा। इसीलिए मैंने दोनों तरीके से चीजें बता दी कि आप दोनों तरीके से दिमाग लगा लें। अगला कह रहे हैं कि एक पासे के 4 चित्र नीचे दिखाए गए हैं, शीर्ष पर संख्या 2 होने पर नीचे की संख्या इनमें से कौन सी जो है वो आपकी होगी। अब यहां पर आपको ऊपर की साइड अगर आप 2 रख लेते हैं,
यहाँ पर आप ऐसे कोई दो पासे को सेलेक्ट कीजिए जिसमें कॉमन हो, जैसे यहाँ 6 है, 4 है, 5 है। तो 6 ही वाला यहाँ पर देखिए ये वाला पास है 6, तो हमने क्या कहा था उसी क्लॉक में वाइज में चला दीजिए। यहाँ 6 रख दीजिए और उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। यहाँ से 6 से स्टार्ट कीजिए 6, और क्लॉक वाइज में चलेंगे तो पहले 3 आएगा, उसके बाद आपका 2 आएगा। कह रहा था कि 2 अगर शीर्ष पर रख दें तो अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 अपोजिट हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कितने आकृतियों में त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर आकृतियों में त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो अगर एक इस वाली आकृति है, वैसे त्रिभुज हमारे पास होगा तो डायरेक्ट वही बना लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो इसमें अगर हम एक लाइन भी खींच देते हैं सेंटर से, यहाँ से हम अगर इस तरीके से लाइन को भी खींच देते हैं ऐसे, तो ये जो आप यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं इस चीज को समझिए पहले। तो एक तो आपका ये सिंगल वाला बन रहा है, दूसरा आपका ये बन रहा है, और तीसरा ये पूरा वाला बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी अगर इसमें आपसे त्रिभुज पूछा जाए तो कितने आप बताएंगे, 3 त्रिभुज जो है आपके इसमें बन रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखिए सेम आकृति है कि ये वाला और बीच में लाइन खींचिए, ये वाला और बीच में लाइन खींचिए, ये वाला और बीच में लाइन खींचिए, है ऐसा। तो कितनी बार है, 4 बार है, यानी कि 4 से सीधे सीधे कर दीजिए गुणा, तो 4 तियां कितना होता है 12, आंसर हो जाएगा आपका 9 2 11 नहीं होना है, 12 आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा एक आरेख घर ईंट पुल की सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। तो आपको पता है घरों के अंतर्गत ही ईंट, देखिए पुल तो थोड़ा सा अलग है, हम पुल को नहीं रख सकते घर में, तो यहाँ पर दोनों तो अंदर नहीं आएंगे, कुछ कुछ वाला संबंध हो जाएगा कि इसमें से कुछ ईंट में आ जाएंगी, कुछ घर में आ जाएंगे और कुछ पुल में आ जाएंगे। कुछ घर का संबंध ईंट से है और ईंट दोनों में कॉमन होती है। अच्छा ये भी आप ध्यान रखिए कि सेंटर में कौन सा आएगा, बीच में आप ईंट रखिए, यहाँ पर जो है वो ईंट रखिए, क्योंकि ईंट जो होती है वो पुल में भी कॉमन होती है और ईंट जो है वो घर में भी तो कॉमन होती है। अब सही होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर आपको श्रृंखला बतानी है इस तरीके से। अब श्रृंखला यहाँ क्या बन रही है आप खुद से देखिए, तो एम ए एन मैन हो गया, यहाँ पर भी एम ए एन है, मैन हो जाएगा। आगे भी देखिए एम आ जाएगा, मैन हो जाएगा, फिर एम आ जाएगा, ए एन मैन, एम ए एन मैन, यानी कि मैन मैन लिखा हुआ है बार बार इस तरीके से। तो आंसर ए ए एम एम किसमें है, ए ए एम एम बी वाले ऑप्शन में है, तो आंसर यहाँ पर बी वाला ही सही हो जाएगा। कह रहा है प्रोडक्शन को ये लिखा जाता है, ओरिएंटेशन को कैसे लिखा जाएगा। प्रोडक्शन के लिए देखिए पी से क्यू एक जुड़ा है, आर से क्यू एक घटा है, ओ से पी एम एन ओ पी तो एक जुड़ा है, फिर आप देखिए एक घटा है, ऐसे ही चल रहा है लग रहा है आगे तक। सेंटर में देखिए जो सी दे रखा है और यहाँ पर सेंटर में देखिए तो ई दे रखा है, यहाँ पर आपका 2 बढ़ा है सी डी ई, यानी सेंटर में आपका +2 बढ़ा है, बाकी -1 +1 -1 +1। सेम चीज ओरिएंटेशन में भी करेंगे। ओरिएंटेशन में ओ जो है यहाँ से आप एक आगे बढ़ेंगे तो पी आ जाएगा, आर से एक पीछे जाएंगे तो क्यू आ जाएगा, आई से आप आगे बढ़ेंगे तो जे आ जाएगा, और ई से आप जस्ट अगला नहीं पीछे बढ़ेंगे तो डी आ जाएगा, एन जो आपका है वहां से आपका ओ आ जाएगा, और टी की सेंटर में आ रहा है तो यहाँ पर 2 बढ़ना है, पी क्यू आर एस टी यू वी वी आ जाएगा। अब देखिए अब तक मैच कर गया, पी क्यू जी डी ओ वी पहले ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, पहला ही आंसर हो जाएगा, बाकी भी आगे इसी प्रकार से कर लेंगे। ये आपका पैटर्न पर बेस्ड है। 5 7 जा कितना होता है 35 होता है, और यहाँ पर आपका 53 भी दे रखा है, 53 उल्टा लिखा हुआ है, यानी इसको इसको करिए गुणा, आएगा आपका 35, इनको दीजिए पलट, तो 5 को कर दीजिए इधर, 3 को कर दीजिए इधर, यही 53 लिखा हुआ है। 8 3 जा 24 42 हो गया, यानी 7 7 जा होता है 49, और संख्याओं को देंगे पलट, यानी हो जाएगा 94, आंसर हो जाएगा 94, लगा दीजिए ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि प्लस का अर्थ है गुणा और ये सब है, तो इसमें से सही कौन सा होगा। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, सही पूछा गया ना, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 504 माइनस 36 लिखा हुआ है, इसकी जगह कर दीजिए डिवाइड, और मल्टीप्लाइड में आपका 21 है, ये भी ठीक है, मल्टीप्लाइड में आपका 213 है, और यहाँ पर कर दीजिए माइनस, और 325 और बराबर 182 के आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, चिन्ह बदलकर आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। बस तरीका मैंने बता दिया इससे पहले के काफी प्रैक्टिस सेट में। 182 के बराबर इधर वाली वैल्यू आ जाएगी। अगला कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि प्रयोग करके उस शब्द को चुने जिसका निर्माण उसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए इमीडिएटली लिखा हुआ है, आई है, एम है, डी ई
DIATLY का प्रयोग करके लिमिटेड शब्द आप बना सकते हैं। ये वाला शब्द में देखिए तो L भी आया है, इसी प्रकार आपका I भी आया है, इसी प्रकार आपका M भी आया, I भी आया, T भी आया, E भी आया, D आया, सारे अक्षर ये वाले इसमें आए हुए हैं, यानी लिमिटेड शब्द आप इसमें बना सकते हैं। जब जैसे इसमें C आया है और ऊपर वाले में C था नहीं तो C ये नहीं बना सकते, ऐसे करके आप ऑप्शन काट सकते हैं। अगला पैटर्न है यहाँ पर भी कि 56, यहाँ पर 56 और 22 जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आप करेंगे माइनस 56 में से 22, और यहाँ पर 15 और 8 देख रहे हैं, इसमें भी आप कर देंगे आपस में माइनस, तो 56 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 34, ये वाली वैल्यू बचेगी 34। 15 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपका 7, यानी कि यहाँ पर आएगा 7। 34 और 7 को अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 41 आएगा, जो कि बीच में लिखा हुआ है। सेम चीज 34 में 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 34 में 14, 4 सीधे गया, 10 और गया, 20 बचेगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी बची? 20 बची इस वाले में। सेम चीज 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब इनको आपस में देना है जोड़, 20 और 5 कितना होगा? 25, आंसर हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन पहले वाले में दे रखा है। अगला कह रहा है दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 8वां होगा? अब यहाँ पर आपको क्या करना है? दाएं से 14वां, दाएं से अगर इधर से गिनेंगे तो 14 नंबर पे कौन आएगा? यहाँ पर आपका आएगा L, ये 14 नंबर पे आएगा। फिर कह रहा है दाएं से 14वें के दाएं, इसका दाएं फिर इधर जाएंगे तो अब फिर उधर जाने पर कह रहा है 8वें नंबर पर, तो इधर से 8वें नंबर पर आपका T आएगा और ये 8वें नंबर पे आएगा जब इधर से गिनेंगे इस L से। तो आंसर क्या होना चाहिए? T होना चाहिए, जो कि D ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए हम स्पीड में चल रहे हैं और बहुत ज्यादा गिन गिन के 1 2 3 नहीं कर रहे हैं। वैसे भी सारी चीजें बता तो रही हैं। अगला कह रहा है एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब इधर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, और कह रहा है घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ जाता है। घड़ी की दिशा जो है वो ऐसे चलती है, तो ऐसी कंडीशन में वो 45 डिग्री जो है वो घूम जाता है, तो आपका इस दिशा में वो घूम जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि वो एक बार फिर दोबारा से 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ जाता है, यानी वो यहाँ इस दिशा में जो है वो हो जाएगा। फिर वो घड़ी की विपरीत दिशा यानी अपोजिट में 270 घूमता है, तो 180 तो वापस जाएगा इतना, और उसके अलावा बचेगा कितना? तो 20 और 70 90 और जाएगा, यानी इस दिशा में वो जो है वो आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन उसकी नई वाली हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम वो डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 क्वेश्चन। कह रहा है कि आकृति को देखिए, बताइए कि ये वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, आसान सा है तो आप बता ही लेंगे। चलिए 40 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि मकान, महल, बंगला और झोपड़ी, इसका सही क्रम आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आपका इन चारों में से झोपड़ी आएगी पहले नंबर पर, उसके बाद नंबर आएगा मकान का दूसरे नंबर पर, उसके बाद नंबर आएगा बंगला, उसके बाद नंबर आएगा महल, यानी आंसर हो जाएगा डी वाला। इस तरीके से सार्थक क्रम में बदल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे भी दिमाग लगाइएगा, दौड़ाइएगा, आंसर बताइएगा कि कौन सा इनमें से सही होगा। आसान सा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, और फिर ना समझ में आए तो एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट उठाकर देखिएगा, क्योंकि उनमें सब करा चुके हैं सारे प्रकार के प्रश्न। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, मैथ की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, रीजनिंग की प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। और जीके जीएस के लिए तो आप ज्यादा से ज्यादा दिमाग में रखिए, रिवाइज कीजिए, उससे काम चल जाएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, 12 बजे 5 बजे लाइव आकर वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।